नमस्कार, मैं रोहित रंजन और डीएनए में आपका स्वागत है। सिस्टम अगर तय कर ले कि वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा तो कोई उसे इसके लिए मजबूर नहीं कर सकता, जिसका ताजा उदाहरण है मोरबी हादसा। लेकिन अगर वही सिस्टम ठान ले तो रातों रात घटना स्थल का कैसे कायाकल्प करना है तो ये काम वो आसानी से कर सकता है। इसका पता तब चला जब पीएम मोदी आज मोरबी पहुंचे, जहां उन्होंने घटना स्थल का जायजा लिया, अस्पताल में घायलों का हालचाल लिया और मृतकों के परिवार वालों से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी बेहद दुखी दिखे। उन्होंने पीड़ित परिवारों को न्याय का भरोसा भी दिलाया। लेकिन इस दौरान सिस्टम इसी जुगाड़ में लगा रहा कि इस घटना का सच पीएम मोदी के सामने ना आ पाए। इसके लिए सिस्टम ने घटनास्थल का पूरा लुक ही चेंज कर दिया। और तो और जिस अस्पताल में 100 से ज्यादा लाशें पड़ी थी, उस अस्पताल का रातों रात जीर्णोद्धार कर दिया गया। यानी पीएम मोदी ने वही देखा जो सिस्टम ने उन्हें दिखाया। पीएम मोदी के साथ सिस्टम के इस धोखे का आज हम विस्तार से डीएनए टेस्ट करेंगे। इसके बाद हम डीएनए में बात करेंगे दिल्ली के प्रदूषण की, जिसकी वजह से दिल्ली वाले यहां से पलायन करने के बारे में भी अब सोचने लगे हैं। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ा है और दिल्ली का AQI 400 से ऊपर चल रहा है। हालात यह है कि राजधानी के किसी भी इलाके में अगर आपने खुलकर सांस ली तो गले में खराश, आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ महसूस होने लगेगी। आपने भी देखा होगा कि सुबह ठंड उतनी महसूस नहीं होती जितनी धुंध दिखाई देती है। अगर आप हवा में मौजूद इस सफेद चादर को धुंध समझ रहे हैं तो आपको आज डीएनए का यह सेगमेंट जरूर देखना चाहिए। डीएनए के इस हिस्से में हम दिल्ली की आबो हवा का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिसमें दिल्ली का प्रदूषण भी है और प्रदूषण पर रंग बदलने वाली राजनीति का टॉप एंगल भी। कैशलेस इकोनॉमी के रास्ते पर आज भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है। रिजर्व बैंक ने आज डिजिटल करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। डिजिटल करेंसी को आप डिजिटल नोट भी कह सकते हैं, बस अंतर यह है कि इसे आप ना छू पाएंगे और ना ही कभी ये खराब होगा। आज हम डिजिटल करेंसी के बारे में आपकी हर जिज्ञासा का जवाब देंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मोरबी में अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की और उनसे बातचीत कर उनका हालचाल जाना। साथ ही पीएम मोदी मृतकों के परिवार से भी मिले। इतना ही नहीं, पीएम मोदी घटनास्थल पर भी गए और रेस्क्यू में जुटी सभी टीमों से रेस्क्यू का जायजा भी लिया। साथ ही पीएम ने पुलिस अधिकारियों के साथ पूरे हालात पर हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें हादसे की हर एंगल से जांच के आदेश दिए। बता दें कि रविवार को मोरबी में झूलते पुल के टूटने से 135 लोगों की जान चली गई थी। साथ ही कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनको खोजने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मोरबी में दर्दनाक हादसे के बाद अब भी लापता लोगों की तलाश जारी है। लगातार तीसरे दिन मच्छू नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। साथ ही मोरबी हादसे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराने की मांग की है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी की घेराबंदी की है। ये एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार का मामला है, जिसको अब दबाने की कोशिश की जा रही है। एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका दे दिया गया। वहीं कांग्रेस ने मोरबी की घटना को हादसा नहीं, हत्या करार दिया है। ये बहुत सीधे सीधे भ्रष्टाचार और लापरवाही की घटना है। इसमें इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता कि इसको तो हत्या मानना चाहिए। 200 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने जेल से LGV सक्सेना को चिट्ठी लिखकर दावा किया है कि उससे आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन ने पूरे 10 करोड़ की ठगी की है। सुकेश ने यह भी दावा किया है कि गिरफ्तारी से पहले उसे साउथ इंडिया में आम आदमी पार्टी में बड़ा पद देने के लिए पार्टी ने 50 करोड़ रुपए लिए थे। मामले को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है। ठग के घर में ठगी हो गई है और इस ठग का नाम है सुकेश चंद्रशेखर और ठग के घर में ठगी करने वाले महाठग का नाम आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन है। वहीं सुकेश और बीजेपी के आरोपों पर अरविंद केजरीवाल ने भी पलटवार किया है। अब गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि उनको सुकेश चंद्रशेखर के कंधों के सहारे की जरूरत पड़ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, मतलब वो तो कहते हैं कि बहुत पॉपुलर हैं। दूसरी ओर दिल्ली के LGV सक्सेना ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं।
गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का कल ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक यहां 2 चरणों में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और 8 दिसंबर को काउंटिंग होने की खबर है। वहीं दूसरी ओर यहां चुनाव से पहले गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने का फैसला किया। गुजरात के आणंद और मेहसाणा जिलों में रहने वाले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता देने का फैसला लिया गया है। इसके लिए इन जिलों के कलेक्टर्स को नागरिकता देने का अधिकार दिया है। इंक्वायरी करके पूरा रूल्स और रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए भारत का नागरिकत्व देने की प्रक्रिया की जाएगी और जो भी इंक्वायरी प्रोसेस करने के बाद वो भारत का नागरिकत्व प्राप्त कर सकेंगे। आज का हमारा विश्लेषण सिस्टम के ताकत को बताने वाला विश्लेषण है, क्योंकि अगर सिस्टम ठान ले तो ना सिर्फ नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है बल्कि चमत्कार भी कर सकता है। सिस्टम ने ऐसा ही एक चमत्कार गुजरात के मोरबी में किया है, जहां सस्पेंशन पुल गिरने की घटना के 2 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी का दौरा हुआ, जिसके लिए सिस्टम ने पूरी तैयारी की हुई थी, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। पहले आपको मोरबी हादसे पर पीएम मोदी की संवेदनशीलता की तस्वीरें दिखाते हैं। शाम करीब 4 बजे पीएम मोदी सबसे पहले हादसे वाली जगह पर गए और मच्छू नदी पर टूटे ब्रिज का जायजा लिया। उनके साथ गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी रहे, जिनसे पीएम मोदी ने इस हादसे की पूरी जानकारी ली। पुल टूटने की वजह और इसकी ऑपरेशन की सिचुएशन के बारे में भी ये पूरी जानकारी इकट्ठा की गई। पीएम मोदी काफी देर तक टूटे हुए पुल के एंट्री टावर पर खड़े होकर घटनास्थल का जायजा लेते रहे। पीएम मोदी के हाव भाव बता रहे थे कि वो इस हादसे को लेकर कितने गंभीर हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात करने सिविल अस्पताल पहुंचे। वहां प्रधानमंत्री ने घायलों का हालचाल जाना। यहां घायल जो भर्ती है 6 घायल, उनसे बात की और पीएम मोदी ने उनके जल्द ठीक होकर घर जाने की कामना भी की। इस दौरान पीएम मोदी ने एक-एक घायल के बेड पर जाकर उनसे बातचीत की, उनका हाल जाना। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी एसपी दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों से भी मुलाकात की। अब तक इस हादसे में 135 शव बरामद हुए हैं और पीएम मोदी ने उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। साथ ही प्रधानमंत्री ने एसपी दफ्तर में हाई लेवल मीटिंग भी की। इस मीटिंग में राज्य के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए और मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने निर्देश दिए कि अधिकारियों को प्रभावित परिवारों के संपर्क में रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस दुखद घड़ी में उन्हें हर संभव मदद मिले। यह तस्वीरें बता रही है कि प्रधानमंत्री मोदी मोरबी पुल हादसे से कितने आहत थे। उनका घटनास्थल पर जाकर इस हादसे की सारी डिटेल बारीकी से समझना, अस्पताल जाकर घायलों से मिलना, मृतकों के परिवार वालों से मिलकर संवेदनाएं प्रकट करना और अधिकारियों को दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने के निर्देश देना और रेस्क्यू टीमों से मिलकर पूरे ऑपरेशन के बारे में जानकारी हासिल करना। पीएम मोदी को जब पुल गिरने की खबर मिली तो वो भावुक भी हो गए थे। ये तो एक तरफ पीएम मोदी थे जो मोरबी हादसे को लेकर अपना कंसर्न जता रहे थे और दूसरी तरफ अब बात होगी सिस्टम की, और दूसरी तरफ वो सिस्टम का पूरा कंसर्न इस बात को लेकर था कि वो इस हादसे की असली वजह को पीएम मोदी की नजरों से कैसे छिपाए और इस हादसे के दोषियों को वो कैसे बचाए। सिस्टम इस जुगत में लगा हुआ था। पूरे सिस्टम ने मिलकर कैसे आज प्रधानमंत्री मोदी की आंखों में धूल झोंकी है, इस पर आधारित हमारी रिपोर्ट देखकर आपको अंदाजा होगा कि हमारे देश में सिस्टम आम लोगों की जान की परवाह नहीं करता और अपनी जान बचाने के लिए प्रधानमंत्री को भी धोखा दे सकता है। अभी क्या पुल टूटने की घटना के करीब 46 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक मच्छू नदी पर टूटे ब्रिज का जायजा लेने पहुंचते, तब तक तो सिस्टम ने पूरे घटनास्थल का मानो जीर्णोद्धार ही कर दिया था।
प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले ही घटनास्थल पर लगा ओरेवा कंपनी का एक बोर्ड ढक दिया गया। ओरेवा वही कंपनी है जिसने इस मोरबी सस्पेंशन ब्रिज का रिनोवेशन किया था। एक चीज़ जो मैं बताता हूँ, प्रधानमंत्री के ठीक ऊपर जो पर्दा लगा हुआ है, ये पर्दा आप देखिए, इसी पर लिखा गया था ओरेवा। अब उसे सफ़ेद जो है पर्दे से उसको ढक दिया गया ओरेवा नाम को। और प्रधानमंत्री पूरी जानकारी लेने के बाद अब सीएम और हर्ष संघवी के साथ जो है दूसरी साइड से पूरा मुआयना कर रहे हैं, पूरी जानकारी ले रहे हैं। अब सिस्टम की कर्मठता के एक और उदाहरण पर गौर कीजिए। ब्रिज पर चढ़ने वाले लोहे की जिस टावर पर खड़े होकर पीएम मोदी ने हादसे की जानकारी ली, वो लोहे का टावर दूर से ही शाइन मार रहा था। यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि पीएम मोदी जिस टावर पर खड़े हैं, ये वही टावर है जो कल तक जगह जगह टूटी हुई थी और जिस पर जंग की मोटी परत चढ़ी हुई थी। दूर से देखने पर लगता है कि पूरे टावर को ही पेंट कर दिया गया है, लेकिन नजदीक से देखने पर पता चला कि यहाँ भी सिस्टम ने जुगाड़ किया है। पीएम मोदी के लिए एक टेम्पररी रेलिंग लगाई गई है, जिसे सफेद कपड़ों से बड़ी ही खूबसूरती के साथ ढक दिया गया है। ये तस्वीरें देखकर लगता है जैसे यहाँ असली मेंटेनेंस तो पुल गिरने के बाद हुई है। जब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की तो पता चला कि ये जो काम किया गया वहाँ पर सिर्फ पुरानी जो स्ट्रक्चर था उसमें लकड़ा लगाया हुआ था, लकड़ी का स्ट्रक्चर था जिस पर लोग खड़े होते थे, उसे रिप्लेस कर उसे एल्युमिनियम किया गया। जबकि अधिकारी बता रहा था कि ऊपर का जो केबल है वो केबल दरअसल रिप्लेस नहीं किया गया और कुछ केबल के हिस्से को कलर कर दिया गया, यानी कि पुराने ही केबल को जस का तस रखा गया। देखिए, प्रधानमंत्री तमाम चीज़ों को समझने के बाद अब जो है यहाँ से बाहर निकल गए हैं। सिस्टम की कोशिश थी कि उसकी किसी कमी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर न पड़ जाए, इसलिए पूरा सिस्टम अपने ही रेस्क्यू मिशन में जुटा था। नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन सोमवार को ही लगभग पूरा हो चुका था। आज वहां पीएम मोदी के दौरे के वक्त सीन बदला हुआ था। हादसे के बाद एनडीआरएफ और बचाव दलों के गोताखोर और रेस्क्यू बोट्स नदी में दूर दूर तक सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। पीएम मोदी के दौरे के वक्त एनडीआरएफ और बचाव दलों की 20 से ज्यादा रेस्क्यू बोट्स नदी में कंधे से कंधा मिलाकर उतरी हुई थी और प्रधानमंत्री की नजरों के ठीक सामने सर्च ऑपरेशन चला रही थी। प्रधानमंत्री ने इशारों में, इस तरह मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त सभी एजेंसियों का चल रहा है, इसके बारे में भी उन्होंने जो डिटेल ली है हर्ष संघवी से, उसके बारे में भी हर्ष संघवी ने उन्हें पूरा डिटेल इशारों में देते हुए बताया। आपको बता दें कि एनडीआरएफ, आर्मी, नेवी, कोस्ट गार्ड, तमाम जो है अलग अलग एजेंसियां, जिसमें गुजरात के अलग अलग जिलों की फायर ब्रिगेड की टीमें भी यहाँ मौजूद हैं। इंडियन आर्मी की तस्वीरें आप देख सकते हैं, उनकी टीमें भी यहाँ मौजूद हैं जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में इस वक्त लगी हुई हैं, ताकि जो 2 से 3 लोगों के शव अभी भी इस मलबे में, जो दलदली क्षेत्र है यहाँ दबे होने की संभावना है, उसे निकाला जा सके और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुँचाया जा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी हो, इसके लिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं एक मशीन लगाई गई है, इसके जरिए जलकुंभी को निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं, सिस्टम की कर्मठता का अद्वितीय उदाहरण है, जो अपनी जान बचाने के लिए रातों रात घटनास्थल का रिनोवेशन कर देता है, लेकिन आम लोगों की जान की कोई कीमत नहीं समझता। सिस्टम के इसी धोखे का शिकार बनकर सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन सिस्टम नहीं सुधरा और उसने पीएम मोदी की आंखों में भी धूल झोंकने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हमारा सवाल है कि जो पुल टूटा वो जैसा दिखता था वैसा ही पीएम मोदी को क्यों नहीं दिखाया गया। मोरबी गुजरात से अंकुर त्यागी के साथ अश्विनी पांडे, जी मीडिया। ये रिपोर्ट देखकर आपको अंदाजा लग ही चुका होगा कि सिस्टम कितना शातिर हो सकता है, जो इतने बड़े हादसे के बाद भी अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की आंखों में धूल झोंकने के लिए अपनी पूरी ताकत वो सिस्टम झोंक देता है। और अभी तो आपने सिस्टम के धोखे की सिर्फ एक पिक्चर देखी है, एक और पिक्चर तो अभी बाकी है, जो अब हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें जो अभी आप देख रहे हैं मोरबी के उसी सिविल अस्पताल की है जहां पुल गिरने के बाद करीब 100 शव पहुंचे थे। सोमवार शाम तक अस्पताल में चीखें और मातम पसरा था
और रात होते ही वहां रिनोवेशन का काम शुरू हो गया, रंग रोगन का काम होने लगा। रातों रात बाहरी दीवारों को पेंट कर दिया गया, पुरानी और गंदी टाइलें उखाड़कर नई चमचमाती टाइलें लगाई गई और पुराने वाटर कूलर की जगह नया वाटर कूलर भी लगा दिया गया। अस्पताल की छतों पर जमी जो सीलन की पपड़ियां थी उन्हें भी उतार दी गई। देर रात सरकारी अस्पताल में झाड़ू लगाते हुए भी देखे गए हैं लोग, और ये उन्हीं की तस्वीरें हैं। मोरबी के सिविल अस्पताल का तो मानो कायाकल्प ही कर दिया गया, और वो भी रातों रात। ये सिस्टम की इच्छा शक्ति का कमाल है। अगर सिस्टम की ये इच्छा शक्ति पहले जाग गई होती तो शायद मोरबी में इतना बड़ा हादसा ना हुआ होता, इतने लोगों की जान ना गई होती। इस अस्पताल के अधिकारियों की इच्छा शक्ति भी नहीं जगती अगर पीएम मोदी ने मोरबी हादसे के बाद इस अस्पताल में भर्ती घायलों से मिलने की इच्छा प्रकट ना की होती। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले मोरबी के सिविल अस्पताल के जीर्णोद्धार पर सवाल उठ रहे हैं। जो भी इन तस्वीरों को देखेगा यही कहेगा कि पीएम मोदी को अस्पताल की असलियत पता ना चले, इसके लिए सिस्टम ने यह पूरा प्रबंध किया है। भले ही अब यह अस्पताल एकदम चकाचक लग रहा हो, लेकिन इसमें सिस्टम की गंदी सोच झलकती है। सिस्टम की गंदी सोच। सोचिए, अस्पताल के अंदर सैकड़ों लाशों का ढेर है। पूरा देश मोरबी हादसे में गमजदा है। उसी मोरबी के सिविल अस्पताल में आधी रात को रंगाई पुताई का काम चल रहा है। आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी थी? क्या सिस्टम अपनी नाकामी को छुपाना चाहता था? सिस्टम के शातिर चाल ने विपक्षी दलों को राजनीति चमकाने का भी मौका दे दिया। यानी मोरबी में लाशों के ऊपर राजनीति तेज हो गई, और इसके लिए भी कसूरवार कोई है तो वो है सिस्टम। मासूम सा सिस्टम, बेचारा सिस्टम, जो कल तक ये कह रहा था कि उसे हादसे की कोई जानकारी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि पुल का रिनोवेशन वर्क चल रहा था और उसे कब खोला गया इसकी तो कोई परमिशन ली ही नहीं गई। और वो सिस्टम इतना बेचारा और मासूम कल को साबित कर रहा था। आज वही सिस्टम अपनी नाकामियों को ढकने के लिए 24 घंटे में कायाकल्प करने पर उतारू हो जाता है। और अस्पताल की तस्वीरें हो या फिर हादसे की जगह, हर जगह रंग रोगन करके उन सबूतों को, उन सच्चाई को छुपाने की कोशिश करता है। ऐसे में मौका मिलता है राजनीतिक दलों को राजनीति चमकाने का। और कांग्रेस ने अपने आधिकारिक हैंडल से हिंदी में ट्वीट किया और कहा कि कल पीएम मोदी मोरबी के सिविल अस्पताल जाएंगे। उससे पहले वहां रंगाई पुताई का काम चल रहा है, चमचमाती टाइल्स लगाई जा रही है और पीएम मोदी की तस्वीर में कोई कमी ना रहे, इसका सारा प्रबंध हो रहा है। अब राजनीति हो रही है तो आम आदमी पार्टी कहां पीछे रहने वाली थी, क्योंकि गुजरात में आने वाले वक्त में चुनाव है और आम आदमी पार्टी चाहती है कि हर मौके पर अपना जो स्टैंड है वो क्लियर हो। और आम आदमी पार्टी ने भी अस्पताल के इस इंस्टेंट जीर्णोद्धार की तस्वीरें ट्वीट की है और कहा है कि प्रधानमंत्री के फोटो शूट में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए अस्पताल की मरम्मत की जा रही है। आपने ट्वीट में लिखा है कि अगर बीजेपी ने 27 वर्षों में काम किया होता तो आधी रात को अस्पताल को चमकाने की जरूरत नहीं पड़ती। पीएम मोदी अस्पताल में घायलों से मिलने गए थे। क्या हो जाता अगर पीएम मोदी टूटे फूटे और गंदे अस्पताल में घायलों से मिल लेते? लेकिन अधिकारियों को तो अपनी इमेज चमकानी थी। पीएम मोदी को दिखाना था कि वो कितना शानदार अस्पताल चला रहे हैं, यानी झूठ पर पर्दा डालना था ताकि सच प्रधानमंत्री के नजरों के सामने ना आ पाए। पीएम मोदी की नजरों में नंबर बढ़ाने के लिए अस्पताल के अधिकारियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अगर सिस्टम की नजरों में आम आदमी की भी इतनी अहमियत और इज्जत होती तो आज प्रधानमंत्री मोदी को मोरबी आकर घायलों से मिलने की जरूरत नहीं पड़ती। जी न्यूज ने मोरबी के सिविल अस्पताल में उन मरीजों से बातचीत की जिनसे पीएम मोदी ने मुलाकात की है। आपको सुनवाते हैं। आप इसका बता सकती हैं हिंदी में कि प्रधानमंत्री ने आपसे क्या पूछा? बस इतना ही पूछा कैसे हो और ये कैसे हुआ। एक प्रधानमंत्री का आपसे ये सवाल करना कितना मनोबल देता है आपको? अच्छा लगा। देखिए, हम ज़्यादा लोगों को परेशान नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 2 सवाल हैं यहाँ पर फिलहाल। इसके अलावा हम आपको दूसरे वार्ड में भी लेके करेंगे जहाँ पर इस वक्त जो लोग हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे। इनसे हमने सुबह बात करी थी। आपसे मुझे ये बताइए, क्या आपकी बात हुई? बात तो 2-3 ही बात हुआ। आए थे। पहली बात क्या करी? पहली बात आके पूछा कैसे हो, अच्छे हो? मैं बोला हाँ अच्छे हो। तो बोला तुम लोग कहाँ पे थे जब पुल टूटा?
हाँ। बोला कहाँ पे थे जब पुल टूटा? मैं बोला पुल के बीचों बीच में था। हाँ। तो फिर पूछा कितना आदमी गए थे? मैं बोला 6 आदमी। हाँ। तो लास्ट क्वेश्चन पूछा तुम कहाँ से हो? मैं बोला मैं कोलकाता बंगाल से हूँ बस। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी चोट लगी, तुम अभी भी सदमे में हो, हमारी सुबह भी तुमसे बात हुई थी। इस परिस्थितियों में देश का प्रधानमंत्री आता है, वो तुमसे तुम्हारी कुशल क्षेम पूछता है, किस तरह की भावनाएं या किस तरह का तुम्हारे सोचने का ढंग क्या है? इसको कितना मनोबल मिलता है इन चीजों? बहुत अच्छा लग रहा, क्या बोलूँ, बहुत अच्छा तो लग रहा। कभी सोचा नहीं था प्रधानमंत्री के साथ ऐसे मुलाकात होगा, हाथ में हाथ दे के। नहीं, ज़्यादा तो कुछ नहीं बोला है, बस इतना ही बोला कि ठीक ठाक है ना, इससे ज़्यादा नहीं बोला। अच्छा लगता है जब देश के प्रधानमंत्री आपसे आपकी हालचाल पूछ रहे हो? अच्छा तो लगता है, लेकिन एक हमारा दोस्त नहीं रहा ना, इसलिए मेरा तबीयत ठीक नहीं है। आपने ये देखा या सुना होगा, कोई बच्चा अपनी खराब रिपोर्ट कार्ड को घर वालों को दिखाने से बचने के लिए उस पर फर्जी हस्ताक्षर करके स्कूल में जमा कर देता है, जिससे कि घर वाले उसके खिलाफ गुस्सा नहीं करें, उसके साथ सख्ती नहीं बरतें। लेकिन जब आपको पता चलता है कि बच्चे ने इतनी बड़ी जालसाजी की है तो आप गुस्सा होते हैं, सख्ती भी करते हैं। अब आप सोचिए, इस देश का सिस्टम ऐसे ही सच को छिपाने पर उतर जाए तो फिर क्या होगा? लेकिन आज ऐसा हुआ है, वो भी 135 लोगों की मौत का सच छिपाने का अपराध किया गया है। इस देश के सिस्टम की ताकत को देखिए, उसकी जुर्रत को समझिए और उसकी शर्मिंदगी को जानिए कि कैसे उसने उस सच को ही छिपा दिया जिसे देखने के लिए प्रधानमंत्री आज पहुंचे थे। प्रधानमंत्री जो इस देश के सिस्टम के शीर्ष पर हैं, उन्हें भी झूठ दिखाया गया, या यूं कहें कि सच पर पर्दा डाल दिया गया। यह सब कुछ रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में हुआ, कैमरे के सामने हुआ। प्रधानमंत्री जिन्हें सच जानने का न केवल अधिकार है बल्कि उनका कर्तव्य भी है, लेकिन आज उनके कर्तव्य पथ पर इस सिस्टम ने कांटे बिछा दिए। जिस प्रधानमंत्री ने हमेशा यह संदेश दिया कि वो जनता के सेवक हैं, उस सेवक को ही सच से दूर रखने की पूरी कोशिश इस सिस्टम ने की है, क्योंकि सिस्टम को पता है कि उसे कैसे बचना है। दशकों से यही होता आ रहा है, इसलिए सिस्टम की इतनी हिम्मत हो गई कि उसने प्रधानमंत्री को भी धोखा दे दिया। जी हां, सच है, कड़वा हो, लेकिन सच्चाई यही है कि सिस्टम ने प्रधानमंत्री के साथ भी धोखा किया है। लेकिन आज सिस्टम को हम बेनकाब करेंगे और सच दिखाएंगे, वो सच जो इस पुल हादसे की वजह थी, जिसे छिपा दिया गया, लेकिन वो सच्चाई आज देश को देखनी चाहिए। अभी तक आपने प्रधानमंत्री मोदी के घटनास्थल के दौरे की तस्वीरें देखी हैं। पुल पर पेंट कर दिया गया, सफेद कपड़ों से लिपटी टेम्पररी रेलिंग लगा दी गई, ये सब कुछ देखा और प्रधानमंत्री के सामने बिल्कुल साफ सुथरी तस्वीर पेश कर दी गई। लेकिन ये सच नहीं था। जैसा कल हमने आपको बताया था कि एफआईआर में किसी कंपनी या व्यक्ति का नाम नहीं लिखकर इस घटना पर लीपापोती करने की कोशिश की गई, वैसा आज भी किया गया। ये वही एफआईआर की कॉपी है जिसमें 3 नाम दर्ज किए गए हैं और वो नाम किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का नहीं है। वो जिस कंपनी को मेंटेनेंस दिया गया, वो कंपनी जो इसका देखरेख करती थी और वो जो इस घटना में शामिल है, ये वो कौन है? जबकि हमने आपको ये दस्तावेज भी दिखाया था और ये कहा था कि नगर पालिका ने खुद अजंता कंपनी के साथ करार किया और ये इंडियन नॉन जुडिशियल गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की सर्टिफाइड स्टैंप कॉपी है। अगर ये प्रशासन को पता था, क्योंकि ये तो भाई सरकारी दस्तावेज हैं, अगर ये प्रशासन को पता था तो सीधे सीधे एफआईआर पर नाम और ओरेवा का, अजंता का क्यों नहीं था? फिर वो कौन है? यानी सिस्टम उस सच को छिपाना चाहता था। सिस्टम इस कोशिश में लगातार लगा हुआ था कि वो सच सबके सामने नहीं आए, जबकि सच ये है कि इस कंपनी ने मेंटेनेंस के नाम पर एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और यह कहा कि इस पुल का जो मरम्मत का काम है वो उस कंपनी ने पूरा कर दिया है और उसके बाद इस पुल को खोल दिया गया और उसके बाद 5 दिन बाद यह बड़ा हादसा हो जाता है। तो क्या यह जिम्मेदारी सिस्टम की नहीं है? क्या यह सच सबके सामने नहीं आना चाहिए? सिस्टम ने बड़ी चालाकी से प्रधानमंत्री को धोखे में रखा, लेकिन आज सच का सामने आना जरूरी है। डीएनए में हम हर सच को दिखाते हैं और यही हम आज भी करेंगे। अब आप कुछ तस्वीरें देखिए। ये उस पुल की तस्वीरें हैं जिस सच्चाई को छिपाने की कोशिश में सिस्टम लगातार लगा रहा।
यह हादसे की वजह, इसलिए इस तस्वीर को आपको देखना चाहिए। यह उस पुल की केबल की तस्वीर है जो रविवार शाम टूट गई थी। आपको एक दो नहीं कई तस्वीरें हम लगातार दिखाएंगे और इन तस्वीरों को देखने के बाद यह आप समझ सकेंगे कि मोरबी पुल के केबल की जो हालत थी, जिसको 6 महीने की मरम्मत के बाद शुरू किया गया था, उसकी सच्चाई क्या है। इन सभी तस्वीरों में आप देखिए केबल में जंग लगी हुई है, जंग, लेकिन सिस्टम इसे प्रधानमंत्री से छिपा गया। क्या सिस्टम ने इस पर कोई जवाब दिया? क्या सिस्टम ने प्रधानमंत्री को यह तस्वीरें दिखाई? क्या सिस्टम ने यह बताया कि 6 महीने की मरम्मत के बाद भी जंग लगी केबल पर लोग निश्चिंत होकर घूमने आए थे, पैसे देकर इस ऐतिहासिक पुल पर घूम रहे थे? लोगों को तो पता ही नहीं था कि कंपनी और मोरबी में सिस्टम को जंग लग चुकी है। उसे अपनी आपकी जान की कोई परवाह नहीं है, कमाई की परवाह है। तो क्या आज ये सारी तस्वीरें प्रधानमंत्री को दिखाई गई? सिस्टम चालाक है, इसलिए उसने बड़ी चालाकी से पुल की पहचान ही बदल दी, कपड़े लपेट दिए गए। ये जंग लगी तस्वीरें नहीं दिखाई गई। उन केबल्स पर जिस तरह की स्थिति हो चुकी थी, ये सच को छुपाया गया। और जिस कंपनी ने मेंटेनेंस के नाम पर कहा कि पुल को मरम्मत करके फिर से ठीक कर दिया गया है, उस पुल को अगर ठीक ऐसे किया गया तो फिर उसकी जवाबदेही तय क्यों नहीं की गई? हमने कल भी यह सवाल पूछा था, आज फिर से यह सवाल पूछ रहे हैं। क्या प्रशासन को जब पता था कि आखिर इसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी है, तो प्रशासन उस वक्त क्यों खामोश हो गया? इस दर्ज एफआईआर में उसका नाम, उस कंपनी का नाम क्यों नहीं दर्ज किया गया? कंपनी को क्यों बचाया गया? इस तस्वीरों को क्यों छिपाया गया? और क्या वहां का सिस्टम, वहां का प्रशासन इतना भोला, इतना मासूम था कि पुल को फिर से खोल दिया गया आम लोगों के लिए, लेकिन सिस्टम को भनक नहीं थी? हमने कल भी यह सवाल डीएनए में पूछा था कि जिस पुल की कैपेसिटी 100 से 150 की है और जिस पुल पर जाने के लिए टिकट लगती है, यानी एंट्री टिकट से होती है, उस पुल पर टिकट काट के 400 से 500 लोगों को कैसे भेज दिया जाता है महज 5100 रुपए की कमाई के लिए? चंद पैसों के लिए जिंदगी से खिलवाड़। और उसके बाद भी यह सिस्टम मासूम है। सिस्टम की जिम्मेदारी तय नहीं होगी। सिस्टम अपना भोलापन दिखाएगा, रंग रोगन करके सच्चाई को छुपाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं इस सिस्टम के धोखे को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ वो जंग लगी केबल है जिसको रंग दिया गया, जिससे ऐसा लगे कि वो नया है, और दूसरी तरफ वो रेलिंग है जिस पर कपड़ा लपेट दिया जाता है जिससे प्रधानमंत्री को सच दिखे ही ना। सोचिए सिस्टम ने कैसे सच को बड़ी सफाई से छिपा दिया। सच तो यह है कि खुद को बचाने के लिए सिस्टम ने बहानेबाजी की पूरी डिक्शनरी खोल दी, बेशर्मी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इसलिए तो प्रधानमंत्री को जो सच देखना चाहिए था, जो सच बताया जाना चाहिए था, उसे ही छिपा दिया गया। इन दोनों तस्वीरों में मोरबी पुल का पूरा सच दिख रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री को अर्ध सत्य दिखाया गया है। शायद यहां अर्ध सत्य कहना भी गलत होता। प्रधानमंत्री के सामने झूठ की पूरी दुकान सजा दी गई। हम चाह रहे हैं आप ये तस्वीरें देखिए। हम चाह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री जो इतना भावुक था, इस हादसे के बाद भाषण देते देते उनकी भावुकता झलकती है, उनका गला तक भर उठता है। वो देश के प्रधानमंत्री इस पूरे घटनाक्रम पर इतनी संवेदनशीलता दिखाते हैं और उसके बाद उस अस्पताल तक पहुंचते हैं, उस घटनास्थल तक पहुंचते हैं ताकि इस घटना की वजह पता चले। उन मृतकों के परिजनों से मिलते हैं, उनका हाल जानते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, ये चाहते हैं कि उनके घर वाले जो भी व्यवस्था चाहिए, सिस्टम की जो मदद चाहिए, सिस्टम को मदद उनकी करनी चाहिए। प्रधानमंत्री को, देश के पीएम को इतना ख्याल है, लेकिन यह सिस्टम क्या कर रहा है? सिस्टम इस सच को छिपाने के लिए लगातार कोशिश में लगा रहा कि प्रधानमंत्री को दरअसल यह सच ना दिखे, प्रधानमंत्री को सच से दूर रखा जाए, जिससे प्रधानमंत्री लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री की आंखों को लगातार आंखों पर धूल झोंकने की कोशिश यह सिस्टम करता रहा। सिस्टम ने सच्चाई को छुपाया कि मेंटेनेंस के नाम पर जिस कंपनी को टेंडर दिया गया, उसने मेंटेनेंस के नाम पर धोखा किया। उसने मेंटेनेंस के नाम पर यह हत्याकांड को अंजाम दिया है।
लेकिन एफआईआर में जो प्रशासन की तरफ से, जो पुलिस प्रशासन ने दर्ज किया, उसमें उस सिस्टम में शामिल इस कंपनी का नाम तक दर्ज नहीं है। यह सच क्यों छुपाया गया? अब आपको मोरबी से एक और एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि यह हादसा नहीं, हत्या है, हत्याकांड है। हम इस वक्त मोरबी में उस जगह पे खड़े हुए हैं, उस मच्छू नदी के किनारे पे खड़े हुए हैं जहां पे कल शाम को ये हादसा घटित हुआ था। पहले तो मैं आपको वो ब्रिज दिखाऊंगा। आपको वो ब्रिज दिखाई दे रहा है, यही वो ब्रिज है जहां पर हादसा हुआ था। और ये जो सस्पेंशन जो वायर हैं, जो लंबे लंबे वायर हैं जिनके ऊपर ब्रिज टिका होता है, इनके टूटने से वो पूरा का पूरा हादसा हुआ। आपने वो सीसीटीवी फुटेज भी देखे होंगे। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है लोग उस पुल के ऊपर एंजॉय कर रहे थे, सेल्फी खिंचवा रहे थे, और अचानक से जो सस्पेंशन केबल है जो इस वक्त मेरे हाथ में है, ये वो सस्पेंशन केबल है जो अचानक से उखड़ना शुरू होता है और धड़ाधड़ वो जो पुल था वो नीचे की तरफ गिरता है। और जो लोग थे, तकरीबन 400 के करीब वहाँ पे लोग बताए जा रहे थे, वो पानी में डूब जाते हैं। लेकिन हम जो फिलहाल ये पूरा आप देख रहे हैं, ये सस्पेंशन के वो वायर हैं, जो केबल हैं, जिनको बाहर निकाला गया है। अब आप इनको जरा देखिए, जब इनको आप ढंग से देखेंगे तो ये वही पुराने केबल हैं जो कई सालों से इसमें इनका इस्तेमाल किया जा रहा था। आज भी आप इसको जरा देखिए, ये जो होल्डिंग के लिए लगाया गया है, ये साफ तौर पर जो दिखाया गया ये हिस्सा ये टूटा है। आप जरा इसको देखिए, और ये अंदर से पूरा इसको जंग खा चुका है। यही वो सस्पेंशन केबल हैं जो कल टूटे थे, और पूरा अंदर का हिस्सा जो कई साल पुराना है, जिसको बदलने की जहमत तक उस कंपनी ने नहीं उठाई, ये अंदर से पूरी तरीके से इसको जंग खा चुका है। ये वो टूटे हुए हिस्से को हम आपको दिखा रहे हैं। ये सस्पेंशन केबल है। अगर इसमें आप देखेंगे तो इसके ऊपर कई जगह पर पेंट किया गया है, यानी पुराने सस्पेंशन केबल के ऊपर पेंट कर दिया गया है नया सिल्वर कलर का, ताकि वो नया स्वरूप मिल जाए। लेकिन जो अंदर का जो पूरा का मटेरियल था, वो पूरा का पूरा मटेरियल, चाहे आप यहाँ से देख लीजिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ये आगे का आपको किनारा दिखाएंगे। ये एक और जो किनारा जो टूटा हुआ है, जिसके टूटने से ये पूरा सस्पेंशन जो केबल जिसके ऊपर होल्ड कर रहा था ब्रिज, वो पूरा कोलैप्स कर जाता है। वो वाला किनारा भी पूरी तरीके से वहीं से अंदर टूटा हुआ है। और ये पुराना ही एंगल्स हैं, ये पुराना मटेरियल ही इसके अंदर लगाया गया हुआ था, जबकि रिपेयरिंग का काम कंपनी को दिया गया था। उसको कहा गया था इसको बदलें, यहाँ से उसको पूरा रेनोवेट करें। आज की कैपेसिटी में लोगों को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ाए, लेकिन कंपनी ने किस तरह की खानापूर्ति इसमें करी। आप इस पूरे के पूरे मटेरियल की वो मटेरियल है जिसको थोड़ी देर पहले जो नदी के अंदर से बाहर निकाला गया, जो हैवी मटेरियल नीचे गिर गया था, उसको क्रेन के जरिए बाहर लाया गया। और मैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको ला रहा हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जंग लगा पूरा का पूरा, इसकी जितने ये आप बोल्ट नट बोल्ट देख रहे हैं, सभी में जंग लगे हुए हैं। आप कोई से भी एंगल से आप उठा के देख लीजिए, ये जितनी भी केबल हैं, ये कितनी भी केबल हैं, ये सब में वही पुराना माल। ये देखिए जरा, आप इसको देखिए जरा, ये पुराना केबल है, इसको होल्डिंग कैपेसिटी है। ये देखिए, ये पूरा जंग खाया हुआ है। और ये जंग ऐसा नहीं है वजन की तरफ वजह से टूटा है, इसके पुराने होने और जंग लगे होने की होल्डिंग कैपेसिटी कहाँ से होगी। ये अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है, सबसे बड़ा गवाह है कि हादसा हुआ तो क्यों हुआ। रिनोवेशन किया, लेकिन जहाँ से इसको रिनोवेशन ओनली नीचे से पेंटिंग किया, नीचे से सपोर्ट डाला, सब किया, लेकिन जो मेन चीज़ से जहाँ से उसको ठीक करना था वो चीज़ उसने ठीक नहीं की है। बहुत बेदरकारी किया, टिकट का रेट बढ़ाया, ये सब किया। ठीक इसी प्रकार से ये पुराने जंग लगे जो एक्सटेंशन केबल हैं, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप किसी भी सिरे पे जाइए, किसी भी अलग अलग एंगल से आप उठा के देखने की कोशिश कर दीजिए। देखिए जंग लगे पुराने के पुराने, इनमें इतना जंग लगा हुआ है, ये खुल नहीं सकते। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये पूरी तरह मैन मेड प्रॉब्लम है, मैन मेड मिस्टेक है। और जाहिर तौर पर अब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, ये तमाम चीज़ें सामने आती जाएंगी। कैमरा पर्सन नरेश बचल के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मोरबी। सिस्टम अगर चाहे तो सिस्टम क्या कर सकता है, इस पर विश्लेषण तो और इस पे सच्चाई तो आपने देख ली। लेकिन अगर सरकार चाहे और सरकार राजनीति ना चाहे, उसके बाद बदलाव की बात अगर करे तो वो बदलाव किस तरह ला सकती है, इस पर जुड़ा एक विश्लेषण आपको हम अब दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि खुद के पीठ को थपथपाना और सच्चाई के साथ लोगों को जोड़ते हुए उनकी परेशानियों को दूर करना दो अलग अलग बातें हैं, और इस विश्लेषण से आपको यह पता चल जाएगा। अब हम डीएनए में बात करेंगे दिल्ली की हवा में घुले जहर की। आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ दिनों से गले में खराश, आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ हो रही है।
सुबह उठने के बाद ऐसा लगता है जैसे आसपास कोहरा छाया हुआ है, लेकिन ठंड उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। दरअसल दिल्ली में प्रदूषण का लेवल काफी तेजी से बढ़ा है और हवा में घुली जिस सफेद चादर को आप कोहरा समझ रहे हैं वो स्मॉग है। स्मॉग यानी स्मोक और फॉग, धुआं और धुंध। धूप तेज होने पर यह स्मॉग कम होने लगता है, लेकिन सुबह से लेकर दोपहर तक यही स्मॉग आपकी सांसों में घुल रहा है। इसमें मौजूद धुएं और अन्य प्रदूषित कण आपकी सेहत खराब कर रहे हैं और इसकी वजह से जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ रहा है और दिवाली को बीते हुए 7 दिन हो चुके हैं और हम आपको बता चुके हैं कि दिवाली के पटाखों से होने वाला प्रदूषण केवल 12 घंटे तक हवा में रहता है। तो अब सवाल यह है कि दिल्ली में दिख रहे स्मॉग की वजह क्या है। हम आपको दिल्ली के हालात दिखाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हवा में प्रदूषण की मात्रा को पीएम कण यानी कि पार्टिकुलेट मैटर से मापा जाता है। आमतौर पर हवा में प्रदूषण के PM 2.5 और PM 10 कण होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा PM 2.5 लेवल, PM 10 लेवल, लेकिन आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि यह है क्या? तो इसको सरल भाषा में समझिए। PM 2.5 का मतलब है हवा में प्रदूषण के वो माइक्रो कण जिसका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर है। ये कण इतने छोटे हैं कि ये हमारे सिर के बाल से भी 30 गुना ज्यादा पतले होते हैं और प्रदूषण के ये कण सांस के जरिए फेफड़ों तक पहुंचते हैं और उसे नुकसान पहुंचाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर यह कहा जाता है कि दिल्ली में किसी इलाके का AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वहां हवा में PM 2.5 और PM 10 कण की मात्रा 0 से 50 है, जो बहुत कम है और इसी वजह से इस हवा को अच्छा बताया जाता है। AQI 51 से 100 के बीच पाया जाता है तो हवा की गुणवत्ता को संतोषजनक कहा जाता है, सेटिस्फैक्ट्री। और AQI 101 से 200 के बीच होता है तो हवा की गुणवत्ता को खराब, और AQI 301 से 400 के बीच रहे तो उसे बहुत खराब की श्रेणी में डाला जाता है। इसी तरह से अगर AQI 401 से 500 के बीच हो तो हवा में प्रदूषण की गंभीर स्थिति से कही जाती है, लेकिन अगर AQI 501 से ऊपर हो जाए तो यह इंसानों के लिए खतरनाक है। दिल्ली में AQI का लेवल 400 के पार है और दिल्ली की हवा में प्रदूषण की गंभीर हालत है। दिल्ली के लोग जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो उनके सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में ज्यादातर इलाकों में दिन में प्रदूषण का स्तर 400 के ऊपर था और दिल्ली की हवा में प्रदूषण का जहर खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। हाल फिलहाल में दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से राहत मिलने के आसार बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे और दिल्ली के नरेला में प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा था। यहां AQI लेवल 571 था, यानी खतरनाक स्तर पर। आप इसे इस तरह समझिए कि यहां के लोग जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो उनके फेफड़ों को बीमार बना रही है। इसी तरह दिल्ली एयरपोर्ट का AQI 441, आनंद विहार का AQI 450, जहांगीरपुरी का AQI 515, वजीरपुर का AQI 429 और श्रीनिवासपुरी का AQI 448 था। इन सभी इलाकों में प्रदूषण का स्तर गंभीर और खतरनाक स्थिति में है और दिल्ली में प्रदूषण की वजह से लोगों को बहुत परेशानी होने लगी है। इसी वजह से दिल्ली के लोग शहर छोड़कर जाने का प्लान भी बना रहे हैं और प्रदूषण की वजह से दिल्ली के लोग पलायन करने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर हाल ही में लोकल सर्कल रिसर्च फर्म ने एक सर्वे किया है। इस सर्वे में दिल्ली के 70% लोगों ने माना है कि उनके परिवार का एक या उससे ज्यादा सदस्य प्रदूषण की वजह से परेशान है। 10% लोगों ने कहा कि उनके बच्चों को प्रदूषण की वजह से परेशानी हो रही है। 20% लोगों ने माना कि वो खुद भी प्रदूषण से परेशान है। यही नहीं, दिल्ली के 27% लोग ऐसे हैं जो प्रदूषण के कारण दिल्ली से कुछ समय के लिए पलायन करने का विचार कर रहे हैं, जबकि 18% लोग एक हफ्ते या 15 दिन के लिए दिल्ली NCR से बाहर जाना चाहते हैं।
9% लोग प्रदूषण के इस मौसम में दिल्ली एनसीआर छोड़ना चाहते हैं। वहीं 9% लोग ऐसे भी हैं जो प्रदूषण से बचने के लिए एंटी पॉल्यूशन मास्क लगाना शुरू करने जा रहे हैं। 21% लोग अपने घरों में एयर प्यूरिफायर लगाने के बारे में भी सोच रहे हैं और 7% लोगों ने माना है कि उन्हें इसी प्रदूषित हवा में रहना होगा, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। इस सर्वे से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते के बाद से लेकर नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीने में लोग दिल्ली में नहीं रहना चाहते। इसकी एकमात्र वजह है प्रदूषण। दिल्ली की हवा में सांस लेना खुद को बीमार करने जैसा हो गया और यह हालत केवल राजधानी की ही नहीं है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम में भी है। इस इलाकों में भी AQI 402 से 462 तक है, यानी हालात बेहद खराब है। हम आपको दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति पर एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। इसको देखने के बाद आपको भी दिल्ली के सही हालात का पता चलेगा। हमारी ये रिपोर्ट उन लोगों के लिए आईना है जो दिल्ली के प्रदूषण को कम करने को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दूसरे प्रदेशों पर आरोप लगाते हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं। और इसका पूरा विश्लेषण भी फिर हम आपको बताएंगे कि प्रदूषण एक समस्या है और इसे अगर समस्या मान के इसका निदान ढूंढा जाता तो शायद इस समस्या से आज आम लोगों को राहत मिलती, लेकिन ये सिर्फ एक राजनीतिक समस्या बन गई। इसलिए प्रदूषण बार बार आता है, कभी दीपावली के पटाखों के बहाने तो कभी पराली के बहाने। इसलिए पहले ये विश्लेषण देखिए। देख तेरी दिल्ली की क्या हालत हो गई सरकार। राजधानी दिल्ली इस वक्त बेहद बीमार है क्योंकि वो प्रदूषण का जो मौसम है ना, वो हर साल आता है और वो एक गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है राजधानी दिल्ली। पूरा एनसीआर परेशान रहता है उस जहरीली हवा से, जिसको लेना बहुत अब मजबूरी की तरह मानिए, क्योंकि क्या करे दिल्ली वाले को तो इस जहर में निकलना भी है, घर से काम भी करना है, लेकिन ध्यान जिसको देना है वो कौन है? वो तो पॉलिटिक्स अलग चलती रहेगी, लेकिन दिल्ली वालों आपके लिए बहुत मुश्किल समय है। मैं सबसे पहले इंडिया गेट की वो तस्वीरें दिखाकर आपको बताऊंगा आज कि क्या वो स्थिति है दिल्ली में जो कि आपके लिए, आपके परिवार के लिए, उन छोटे बच्चों, बुजुर्गों के लिए बेहद ज्यादा खतरनाक है। वो इस वक्त इंडिया गेट जो हमें नजर भी नहीं आ पा रहा है, उस कर्तव्य पथ पर इस वक्त मैं खड़ा हूं और उसके बावजूद आप देखिए उस कर्तव्य पथ के 100-200 मीटर की दूरी के बाद भी ये इंडिया गेट इस वक्त नहीं नजर आ रहा है। और ये जो इस वक्त आपको जिस सफेद चादर की हम बात कर रहे हैं, ये एक तरीके से वो गैसेस हैं, ये वो स्मोक प्लस फॉग का स्मॉग है जो कि दिल्ली वालों को रोजाना अपने शरीर के अंदर लेना पड़ता है। वो हर सांस के साथ वो जहर उनके अंदर जाता है। जो चीज आज मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आपको रोज शायद अब घर से बाहर निकलने के लिए भी ना ध्यान देना पड़ेगा कि भैया निकलूं कि नहीं निकलूं, शायद अब इसी से सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने आप में मीटर बता रहा है कि जो सरकार को जो शायद कदम उठाने थे वो नहीं उठाए गए। जो दिल्ली देश की राजधानी, दुनिया भर में एक संदेश कहीं ना कहीं से जाता है कि देखिए भारत ऐसा है, भारत वैसा है, लेकिन भारत की राजधानी में हवा कैसी है, हवा कैसी है उसका आंकड़ा मैं बताता हूं आपको। दिल्ली के एयरपोर्ट पे सबसे पहले दिल्ली कोई भी पहुंचा है तो आज देखिए वो 441, यानी कि दिल्ली कहाँ है? आईसीयू में है। दिल्ली की हालत क्या है? गंभीर है। जो ये प्रदूषण है ये कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की नाकामी है। बम पटाखे दीपावली पे आज से नहीं सदियों से चलते आ रहे हैं, लेकिन कभी प्रदूषण की समस्या नहीं हुई। जब हरियाणा में पराली जलती थी तो केजरीवाल जी कहते थे हरियाणा से आ रही है, आज पंजाब में उनकी सरकार है, पंजाब से पराली जल रही है और धुआं दिल्ली तक के में आ रहा है। लोगों को दम घुट रहा है, लिटरली दम घुट रहा है, आंखों में जलन हो रही है। जो बुजुर्ग और बच्चों के लिए, खासकर उनके लिए जितनी परेशानी हो रही है, तो दिल्ली सरकार का कहीं से कहीं भी ध्यान नहीं है। ये एक सरकार की जिम्मेदारी बनती है कहीं ना कहीं कि वो ये देखे कि दिल्ली का जो प्रदूषण है उसको किस तरीके से कम किया जा सकता है। ये दिल्ली सरकार की नाकामी है। पटाखे और वो हर एक कल्चर, हर समुदाय वो है अपने अपने हिसाब से वो जलाता है। किसी किसी में तो ऐसा होता है कि लोगों के यहाँ कोई बच्चे होते हैं तभी वो खुशी के तौर पे पटाखे जलाते हैं, तब तो पोल्यूशन नहीं होता। खाली इसी टाइम पे आके आप कह देते हो कि हाँ पोल्यूशन हो रहा है, पराली जल रही है, उस वजह से दीपावली पे बम पटाखे चलाए इसलिए प्रदूषण है। ऐसा नहीं है, ये एक बहाना है मात्र अपना पीछे छुड़ाने के लिए। समस्या का समाधान
अभी तक दिल्ली सरकार नहीं निकाल पाई है। दिल्ली सरकार को निकालना चाहिए। दिल्ली की जनता का दम घुट रहा है, कहीं गंदा पानी तो कहीं गंदी हवा। हम अपने बच्चों को क्या भविष्य दे रहे हैं? हम प्रॉपर्टी नहीं ट्रांसफर कर, अपने बच्चों को बीमारी ट्रांसफर कर रहे हैं। आजकल किसी को भी सुबह के टाइम में जैसे मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो आजकल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस समय पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि अगर आप जाओगे तो और उल्टा स्वास्थ्य अच्छा करने के बजाय आप और उल्टा बीमार पड़ जाओगे। इसलिए दिल्ली, और वास्तव में सही देखा जाए ना तो आज की डेट में दिल्ली पोल्यूशन को देखते हुए रहने लायक नहीं रही है। दिल्ली का धीरपुर तो इस मीटर को फाड़ के वापस से निकल गया। हालात ऐसे ही हैं। 567 AQI अपने आप में बता रहा है कि आप बाहर निकलेंगे तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। ये दिल्ली की हवा बोल रही है और दिल्ली की वो एजेंसियां बोल रही हैं जिनकी जिम्मेदारी थी कि इन चीजों का ध्यान रखा जाए। अब किस पे निर्भर है? अब निर्भर है कि कल को हवा चल जाए तो परसों हम कहीं बाहर आके ये बोल दें कि जी हमने यहाँ पर पॉल्यूशन हटा दिया है, लेकिन असल में वो हवा के भरोसे ही इस वक्त शायद दिल्ली की एजेंसीज भी बैठती हैं। हेल्थ एडवाइजरी इसी सरकारी ऐप में आपको यहाँ पर सफर की ऐप में साफ तौर पर नजर आएगी। एवरीवन शुड अवॉइड एनी आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी। एवरीवन, ये कोई बीमारी है जिनको सांस लेने में समस्या है उनके लिए एडवाइजरी नहीं है। हर एक व्यक्ति, क्योंकि 567 इस वक्त ऐसा गंभीर स्थिति है जो कि शायद अब स्मोक देखने की हमें इतनी आदत हो चुकी है तो हम उसे समझ नहीं पाते हैं जब दिल्ली में बाहर निकलते हैं। तो अब आप समझ जाइए कि कोई भी व्यक्ति ना निकले, और खासकर जिसको दिल की समस्या या फेफड़ों में समस्या है वो तो भाई कुछ भी करने के लिए बाहर ना आए, इंडोर ही रहे। ये साफ तौर पे इसमें बता दिया जाता है। रिस्क क्या है वो भी देखिए। हेल्थ वार्निंग ऑफ इमरजेंसी कंडीशंस, यानी कि अगर आप बाहर निकलें, आंखों में जलन से लेकर सर दर्द, उल्टी, हर तरीके की वो समस्या वो आपको हो सकती है। अस्पतालों में इस वक्त इसी मामलों को लेकर लाइन लगना भी शुरू हो चुकी है। वो डॉक्टर्स लगातार समझा रहे हैं कि ये दिल्ली की हालत बहुत ही इस वक्त जो है वो गंभीर है, वाकई में गंभीर है। ये हमें और आपको आज नहीं पता चल रहा है। रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स इवन इन जनरल पब्लिक। ये जो पॉल्यूशन है, ये जो ओल्ड पीपल, यंग बच्चे, इनमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। हम लोग देख रहे हैं जितने एलर्जी के जो केसेस बढ़ रहे हैं वो भी पॉल्यूशन से इस समय इसको लिंक किया जा सकता है। तो कंप्लीट करके ये सारी ही पॉपुलेशन को और सारे ऑर्गन्स पे कुछ न कुछ असर डालता है। अरविंद केजरीवाल जी से सवाल है, जिस पराली जलाने को वो मुख्य कारण कहते थे दिल्ली के पोल्यूशन का, उस पर क्या काम किया है? और जो मुख्य कारण है दिल्ली के पोल्यूशन का, व्हीकुलर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, बायोमास बर्निंग, रोड कंस्ट्रक्शन का डस्ट, तो ये सारी चीजों के ऊपर क्या कार्रवाई की गई है? कुछ नहीं। और इसीलिए दोष कभी केंद्र की सरकार पर, कभी दोष किसी और पर, कभी दोष दिवाली और पटाखों पर, हिंदुओं पर। यमुना भी साफ नहीं कर पाए, दिल्ली की आबो हवा भी साफ नहीं कर पाए। ये गैस चेंबर बना दिया है दिल्ली को पार्ट टाइम मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने। ये दिल्ली का आज का सुबह का AQI लेवल है 542, खतरनाक स्तर के ऊपर। लेकिन अफसोस दिल्ली के पार्ट टाइम मुख्यमंत्री चुप हैं। पार्ट टाइम मुख्यमंत्री इसलिए बोलता हूं कि उनको दिल्ली के लिए समय नहीं है, उनको पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए समय है। लेकिन दिल्ली आज चूंकि जहरीली हवा लोग ले रहे हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है। क्या ये सत्य नहीं है? केंद्र सरकार ने आपको अपने राजकीय कोष में से वो सारी सहूलियत और मशीन उपलब्ध कराई जिससे कि पराली जलाने के जो प्रदूषण हो वो कम हो जाए और हवा जहरीली ना हो। और ये रिपोर्ट जो मैं अपने हाथ में पकड़ा हूं, इसमें स्पष्ट लिखा है 1,20,000 ऐसी मशीन्स अरविंद केजरीवाल की जो पापी पार्टी है पंजाब सरकार के पास उपलब्ध थी। केंद्र सरकार ने उनको चिट्ठी लिखी, इसका इस्तेमाल करिए, हवा जहरीली हो जाएगी। लेकिन ये रिपोर्ट कहती है कि इन मशीनों का प्रयोग ही नहीं किया गया। करीब एक हफ्ते पहले हमने डीएनए में आपको बताया था कि दिल्ली में प्रदूषण का कारण पंजाब और आसपास के प्रदेशों में जलाई जाने वाली पराली है। इसमें भी सबसे ज्यादा पराली पंजाब में जलाई जाती है। हमने आपको यह भी बताया था कि आने वाले समय में दिल्ली में प्रदूषण बढ़ेगा क्योंकि पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में कमी नहीं आई है। 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच पंजाब में पराली जलाने की कुल 5,617 घटनाएं हुई थी और दिवाली वाले दिन यानी कि 24 अक्टूबर को
पराली जलाने की करीब 1000 से ज्यादा घटनाएं हुई थी। इसी को देखकर हमने आपको तब भी बताया था कि आने वाले समय में दिल्ली में प्रदूषण बढ़ेगा, क्योंकि पराली जलने की घटनाएं बढ़ती गई है। यह देखकर आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली में प्रदूषण का कारण यहां चलने वाली गाड़ियां या सिग्नल पर मिनट 2 मिनट के लिए स्टार्ट खड़ी गाड़ियां हैं? दिल्ली में हमेशा से प्रदूषण की वजह या तो दिवाली के पटाखे बताए जाते हैं या फिर पराली का जलना, और इसमें राजनीतिक महत्व को देखते हुए प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के बीच आरोप और प्रत्यारोप लगते रहे हैं। एक वो दौर था जब दिल्ली में प्रदूषण की वजह पंजाब में जलने वाली पराली को बताया जाता था, और तब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपने प्रदेश के प्रदूषण का जिम्मेदार पंजाब की कांग्रेस सरकार को बताया करते थे। हम आपको 11 नवंबर 2019 को किया गया अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट दिखा रहे हैं। इस ट्वीट में अरविंद केजरीवाल ने किसी अन्य व्यक्ति की एक फोटो रिट्वीट की है, और इस रिट्वीट में जो फोटो है वो मुमकिन है कि हवाई जहाज के विंडो से ली गई है। इसमें खेतों में पराली जलने के बाद धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस रिट्वीट में वो लिखते हैं, हमें पराली जलाना रोकना चाहिए, लोगों को इससे बहुत परेशानी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही निर्देश दिए हैं। पराली जलने की वजह से दिल्ली में प्रदूषण एक बार फिर से बढ़ने लगा है। इस तरह का मौसमी ट्वीट अरविंद केजरीवाल ने वर्ष 2020 में भी किया था। 10 नवंबर 2020 को उन्होंने एक रिट्वीट किया था जिसमें एक वीडियो अटैच था। इस वीडियो में सड़क किनारे की पराली में लगी आग और धुआं दिखाई दे रहा है। इस रिट्वीट के साथ अरविंद केजरीवाल ने पंजाब सरकार को सलाह दी थी कि वो पूसा इंस्टीट्यूट के खास केमिकल का इस्तेमाल करे। इस केमिकल की मदद से पराली खाद में बदल जाती है, उसे जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। उनका कहना था कि उन्होंने दिल्ली के किसानों को यह केमिकल मुफ्त में दिया है, जिससे वो बहुत खुश हैं। ये 2 अलग अलग ट्वीट देखने के बाद आपको यही लग रहा होगा कि दिल्ली के प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह पंजाब की पराली है। पराली का जलना ही दिल्ली सरकार और दिल्ली के लोगों के लिए मुसीबत की वजह है। उस दौर में अरविंद केजरीवाल खुलकर कांग्रेस की तत्कालीन अमरिंदर सिंह सरकार को कोसते थे, लेकिन अब पिछले कुछ समय से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के प्रदूषण और पंजाब की पराली पर कुछ नहीं कह रहे हैं, खामोश हैं। इसकी वजह आप जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की ही सरकार है अब, और इसी सरकार को पंजाब में पराली जलने से रोकना है ताकि दिल्ली में प्रदूषण ना हो। लेकिन फिलहाल पंजाब की भगवंत मान सरकार इसमें नाकाम ही नजर आई है। एक आंकड़ा हम आपको दिखाना चाहते हैं, इससे आप और भी करीब से इसे समझ पाएंगे। वर्ष 2022 में, यानी कि इसी साल 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक पंजाब में पराली जलाने के 16,004 मामले सामने आए हैं, और 31 अक्टूबर को ही पंजाब में पराली जलाने के 2,131 मामले सामने आए हैं। वर्ष 2021 में इस समय काल में पराली जलाने के 13,124 मामले सामने आए थे। मतलब ये कि पंजाब में पराली जलाने के कुल मामले वर्ष 2021 के मुकाबले वर्ष 2022 में ज्यादा हुए हैं। और हैरानी इस बात पर होती है कि वर्ष 2021 में पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, और तब दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पंजाब सरकार को प्रदूषण का जिम्मेदार बताती थी। आपने ट्वीट भी देखा होगा। पराली ना जलाने या केमिकल छिड़क कर पराली को खाद बनाने की सलाह भी अरविंद केजरीवाल दिया करते थे। लेकिन वर्ष 2022 में जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की ही सरकार आ गई है, तो पराली जलाए जाने के मामले कम होने के बजाय बढ़ गए हैं। हम यही समझना चाहते हैं कि जब पंजाब में कांग्रेस सरकार थी तो दिल्ली के प्रदूषण की वजह पंजाब में पराली का जलना था, लेकिन जब आज पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो दिल्ली के प्रदूषण की वजह पंजाब की पराली क्यों नहीं है? सवाल यह भी है कि क्या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब के सीएम भगवंत मान से इस मुद्दे पर बात करेंगे? क्या अरविंद केजरीवाल अपने राज्य दिल्ली के प्रदूषण का जिम्मेदार पंजाब सरकार को मानते हैं या नहीं मानते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब आप भी जानना चाहते होंगे और हम भी जानना चाहते हैं। इसलिए हमने कहा ना कि प्रदूषण दरअसल सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बन गया है। कल तक उनकी सरकार नहीं थी, दूसरी पार्टी की सरकार थी, इसलिए पराली एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था।
लेकिन आज उस राज्य में खुद इनकी पार्टी की सरकार है, इसलिए मुद्दा अब मुद्दा नहीं रहा है। इसलिए दिवाली के पटाखे मुद्दे हो जाते हैं। सड़कों पर ट्रैफिक लाइट में 2 मिनट गाड़ी रोक देने से प्रदूषण पर कंट्रोल किया जा सकता है। खैर, छोटे छोटे उपाय जरूरी हैं, लेकिन अगर मुद्दा पराली है तो इस पर राजनीति से हटकर कब सोचेंगे। शेयर बाजार में अक्सर कहा जाता है कैश इज किंग, मतलब कैश ही राजा है। और कैश का मतलब सामान्य तौर पर आम लोगों के लिए उन रुपयों से होता है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या कहीं संभाल कर रख सकते हैं। मेरे पास अभी हाथ में 500 रुपए का ये नोट है। ये 500 रुपए का नोट, इस नोट के साथ क्या क्या हो सकता है। ये नोट फट सकता है, गुम हो सकता है, चोरी हो सकता है, मुड़ सकता है, पुराना हो सकता है, जल सकता है, पानी में भीग सकता है, या कोई छीन सकता है, या फिर किसी दूसरे वजह से खराब भी हो सकता है। इस नोट की एक सेल्फ लाइफ है, यानी लगातार इस्तेमाल होने की वजह से एक समय के बाद ऐसा हो जाएगा कि ये नोट इस्तेमाल करने के लायक भी नहीं होगा। फिर मैं इसे बैंक में जमा करूंगा और इसके बदले मुझे फिर इसी कीमत का दूसरा नोट दिया जाएगा। इसके बाद बैंक इस नोट को आरबीआई को भेजेगा और आखिर में इस नोट को नष्ट करके इस्तेमाल से बाहर कर दिया जाएगा और इसकी जगह इसी कीमत का नया नोट छापा जाएगा। तो ये कहानी है इस 500 रुपए के नोट की, और ऐसा ही सब कुछ बाकी नोट के साथ भी होता है। अक्सर ऐसा आपने देखा या सुना होगा कि आपके दादा दादी के समय में नोट को संदूक में, अलमारी में या किसी सुरक्षित जगह पर संभाल कर रखा जाता था, लेकिन इसमें खतरा यह होता था कि नोट पुराने हो जाते थे, चोरी हो जाते थे और कई बार तो इतने खराब हो जाते थे कि उसका इस्तेमाल भी नहीं होता था। फिर बैंकों में पैसा रखने का चलन ज्यादा बढ़ा। हालांकि अभी भी छोटे छोटे शहरों में बचत का पैसा लोग घर में संभालकर कैश के रूप में रखते हैं। वैसे अब देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन का ट्रेंड बढ़ गया है और कैश का इस्तेमाल थोड़ा कम हुआ है। हालांकि अभी भी वही प्रचलन है, कैश इज किंग। लेकिन अब आप ऐसे कैश से लेन देन करेंगे जिसे ना आप छू सकते हैं, ना ही ये खराब होगा, बल्कि इसे कई वर्षों तक संभाल कर रख सकते हैं और ये खराब भी नहीं होगा। ये है डिजिटल करेंसी, जिसे आज से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। इस साल बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने का ऐलान किया था। Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. दरअसल देश में क्रिप्टो करेंसी के फैलते हुए जाल को रोकने के लिए फैसला लिया गया और वित्त मंत्री के इस ऐलान के बाद आरबीआई ने कई महीनों तक डिजिटल करेंसी पर काम किया और आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल करेंसी यानी कि सीबीडीसी को लॉन्च कर दिया है। सीबीडीसी का मतलब है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसके लिए एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी को चुना गया। डीएनए में आज आपको डिजिटल करेंसी से जुड़ी हर जानकारी हम बताएंगे, जिससे इसको लेकर आपका हर कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। डीएनए में हम ना केवल खबर दिखाते हैं, बल्कि उस खबर से जुड़ी हर जानकारी आपको देते हैं, जिससे आप ना केवल उस खबर को समझ पाए, बल्कि हर जानकारी को आप बारीकी से जान सके, समझ सके। डिजिटल करेंसी 2 तरह की होती है, सीबीडीसी होलसेल यानी, और दूसरी खुदरा, और सीबीडीसी रिटेल। फिलहाल आज से जिस डिजिटल करेंसी को शुरू किया गया है वो सीबीडीसी होलसेल है। इसका इस्तेमाल बड़े वित्तीय संस्थानों जैसे कि बैंक, बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां यानी कि एनबीएफसीज और दूसरे बड़े सौदे करने वाले संस्थान करेंगे। इसके बाद सीबीडीसी रिटेल को जारी किया जाएगा। इसका इस्तेमाल लोग रोजमर्रा के लेन देन के लिए भी करेंगे। ये एक ऐसी करेंसी होगी जिसे आप छू नहीं सकते हैं, लेकिन ये रुपए की तरह ही होगा। इस डिजिटल करेंसी को ऑनलाइन वॉलेट में रखा जा सकता है और इस करेंसी को जेब में कैश की तरह रखने की जरूरत नहीं है।
डिजिटल करेंसी किसी क्रिप्टो करेंसी की तरह नहीं होगी। इसे आरबीआई की ओर से लॉन्च किया गया है, इसलिए यह देश में कानूनी करेंसी होगी। इस डिजिटल करेंसी की मदद से आप कोई भी लेन देन या पेमेंट या बिल जमा भी कर सकते हैं। यह वैसे ही है जैसे आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे को ट्रांसफर करके अपने डिजिटल वॉलेट में रखते हैं। यानी जैसा कि मैंने आपको यह बताया कि डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी नहीं है, इसकी वैल्यू रुपए के बराबर ही होगी। यानी 1 रुपए की डिजिटल करेंसी की कीमत 1 रुपए और 2000 रुपए की डिजिटल करेंसी की वैल्यू 2000 ही होगी। अब जब आप चाहेंगे इस डिजिटल करेंसी को फिजिकल नोट या कैश में बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। और क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई बैंकर नहीं है, जबकि इस डिजिटल करेंसी के लिए आरबीआई के रूप में एक बैंक है जिसने इसको लॉन्च किया है। यानी किसी बैंक में जाकर आप क्रिप्टो करेंसी देकर कोई करेंसी कैश में ले नहीं सकते, लेकिन डिजिटल करेंसी को बैंक में जाकर आप कैश के रूप में ले सकते हैं। इस डिजिटल करेंसी को और अच्छे से समझने के लिए आपको आज जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी को भी सुनना चाहिए। वर्चुअल करेंसी यानी कि डिजिटल रुपये, जी हाँ, जैसे आपकी जेब में होते ना 10, 20, 50, 100, 500 के नोट, ठीक उसी तरह से आपके वॉलेट में होंगे डिजिटल रुपये। आमतौर पर आपको यूपीआई पेमेंट करने के लिए कहीं न कहीं वॉलेट खुलवाना पड़ता है, या फिर आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं और उसके जरिए डिजिटल पेमेंट्स करते हैं या डिजिटल पेमेंट्स रिसीव करते हैं। डिजिटल रुपये की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि आपको अलग से बैंक अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं है, और बैंक अकाउंट नहीं भी है तब भी आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, और आगे चलते हुए इंटरनेट कनेक्शन ना होने पर भी आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। जी हाँ, ये बड़ी सुविधा होगी, और सुविधा बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे आप कैश देते हैं ना किसी को, आपने कुछ खरीदा, कैश दे दिया, ठीक उसी तरह से आप डिजिटल रुपये में पेमेंट कर पाएंगे। और दूसरी क्रिप्टो करेंसी के विपरीत ये करेंसी एकदम लीगल होगी, आरबीआई के द्वारा जारी की जाएगी। यानी कि आरबीआई की बैलेंस शीट में जब नोट जारी होते हैं तो लायबिलिटी के तौर पर दिखाया जाता है, यानी कि आरबीआई कहता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है इसका भुगतान करने की। ठीक उसी तरह से डिजिटल रुपये भी आपके लिए आरबीआई की तरफ से एक लायबिलिटी के तौर पर, उनकी गारंटी के तौर पर माना जाएगा। फिलहाल 2 तरह की डिजिटल रुपये होंगे। शुरुआत करने के लिए जो पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है वो हुआ है होलसेल करेंसी के तौर पर, जिसमें बैंक्स आपस में ट्रांजैक्शन करेंगे, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के या उनके आपस के पेमेंट्स के जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो डिजिटल रुपये होलसेल में होंगे। और आगे चलते हुए आपके हमारी सबकी सुविधा के लिए डिजिटल रुपये रिटेल भी जारी किया जाएगा, जिसमें आप और हम सब इस्तेमाल कर पाएंगे। और ये डिजिटल रुपये ठीक उसी तरह से होगा, अगर आपको डिजिटल रुपये को नोट में बदलना है, फिजिकल नोट आपको आरबीआई से मिल जाएंगे, या आपके पास फिजिकल नोट हैं और आपको डिजिटल रुपये चाहिए तो आपके पास वो भी कन्वर्ट हो पाएंगे, यानी कि पूरी तरह से कन्वर्टेबल। तो ये एक बड़ा बदलाव होगा जिसमें आरबीआई अपनी लायबिलिटी के तौर पर फिजिकल नोट छापने के बजाय आपको डिजिटल रुपये में लेन देन करने की सुविधा देगा। तो डिजिटल करेंसी कैसे काम करती है ये तो आपने समझ लिया। अब इस करेंसी को लॉन्च करने के बाद आरबीआई किस तरह से आगे काम करेगी ये हम आपको समझाएंगे। लेकिन जैसा कि अभी आपको बताएगा कि डिजिटल करेंसी लॉन्च होगी और डिजिटल करेंसी कैसे काम करती है ये भी आपको हमने समझाया, और अब इस करेंसी को लॉन्च करने के पीछे की वजह क्या है ये जानना भी अब आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। डिजिटल करेंसी की वजह से पैसों का लेन देन बेहद आसान हो जाएगा और बड़े बड़े ट्रांजैक्शन के लिए ये बेहद कारगर होगा। चेक, ड्राफ्ट, बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन का झंझट सब कुछ खत्म हो जाएगा और मोबाइल से कुछ सेकंड में पैसा ट्रांसफर होंगे। इसके साथ ही नकली करेंसी की जो समस्या है उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। इस करेंसी को किसी भी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकेगा और इसे लंबे समय तक संभाल कर रखा जा सकता है। सबसे बड़ी बात, पेपर नोट की जो प्रिंटिंग का खर्चा है वो भी बचेगा। देश में 4 जगहों, मध्य प्रदेश के देवास, महाराष्ट्र के नासिक, तमिलनाडु के मैसूर और पश्चिम बंगाल के सबलोनी में नोट को छापा जाता है। आरबीआई के मुताबिक हर साल नोटों की छपाई में करीब 4,500 करोड़ रुपए का खर्च होता है और आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में नोटों की छपाई पर 4,985 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 2020-21 में नोटों की छपाई में 4,012 करोड़ रुपए खर्च हुआ था, जबकि 2019-20 में 4,378 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। और नोटों की छपाई में पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा खर्च 2016-17 में हुआ था। उस साल
965 करोड़ रुपए खर्च हुआ था, क्योंकि इसी साल नोटबंदी हुई थी। 50 रुपए के 1000 नोट को छापने का खर्च 1130 रुपए है और 100 रुपए के 1000 नोट को छापने का खर्च 1770 रुपए है, जबकि 200 रुपए के 1000 नोट को छापने का खर्च 2370 रुपए है और 500 रुपए के 1000 नोट को छापने का खर्च 2290 रुपए है। वहीं 2000 के 1000 नोट को अगर छपवाया जाता है तो उसमें खर्च आता है 3540 रुपए। लेकिन डिजिटल करेंसी से यह सारा खर्च बच सकता है और आरबीआई के मुताबिक सामान्य तौर पर एक नोट की सेल्फ लाइफ 2 से लेकर अधिकतम 10 साल तक होती है, यानी 10 साल बाद नोट इस्तेमाल के लायक नहीं बच पाता है। जबकि डिजिटल करेंसी में ऐसा नहीं होता है, उसकी सेल्फ लाइफ हमेशा के लिए होती है। कैश वाले नोट एक समय के बाद खराब हो जाते हैं, इसलिए आरबीआई को उसकी जगह नए नोट छापने होते हैं। 2018-19 में आरबीआई को खराब हुए नोट के बदले में जितने नोट छापने पड़े उस पर 1490 करोड़ रुपए खर्च हुआ, यानी अब खराब नोटों की छपाई का आरबीआई खर्च भी कम हो जाएगा। यह सच्चाई है और इसलिए हमने कहा ना कि ये एक डिजिटल क्रांति है। और अब देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। इतिहास में आज का दिन भारत के राज्यों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। वर्ष 1956 में आज ही के दिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम को लागू किया गया था। इसके तहत भारत की आजादी के बाद पहली बार राज्यों की सीमाओं में बड़ा बदलाव किया गया था और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित करने के लिए वर्ष 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया, जिसमें अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी थी। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। आंध्र प्रदेश, केरल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था। इस समय भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्ष 1966 में आज ही के दिन हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी। एक राज्य के रूप में हरियाणा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के जरिए अस्तित्व में आया था। भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1966 को जस्टिस जेसी शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग की स्थापना की थी, जिसके तहत पंजाब को भाषा के आधार पर विभाजित करते हुए नए राज्य हरियाणा की सीमा निर्धारित हुई थी। हरियाणा को वीरों की भूमि कहा जाता है। हरियाणा अपने खिलाड़ियों के लिए भी मशहूर है। खासतौर पर वहां के पहलवानों और मुक्केबाजों को खेल प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने की गारंटी माना जाता है। वर्ष 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के कुल 38 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 22 ने देश के लिए मेडल जीते। वर्ष 2021 ओलंपिक खेलों में भी हरियाणा के खिलाड़ियों ने 3 मेडल जीते, जिसमें नीरज चोपड़ा, बजरंग पूनिया और रवि दहिया के नाम शामिल हैं। वर्ष 1973 में आज ही के दिन मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटका रख दिया गया था। मैसूर राज्य 1948 से 1956 तक अस्तित्व में रहा, जिसके बाद 1956 में सभी कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत एक साथ कर दिया गया। आज के दिन को कर्नाटक राज्योत्सव के तौर पर भी मनाया जाता है। और वर्ष 1858 में आज ही के दिन ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया था। इसके बाद भारत सीधे तौर पर ब्रिटिश हुकूमत के कब्जे में आ गया था। इस बदलाव का मुख्य कारण था 1857 का विद्रोह। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटेन की सरकार को लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां ठीक नहीं है। इसके साथ ही ब्रिटेन की सरकार ने भारत की सत्ता को कंपनी से सीधे अपने हाथों में ले लिया। इसके बाद 89 वर्षों तक भारत पर अंग्रेजों का शासन चलता रहा और 1947 को देश को आजादी मिली। डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।